कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पादप के कायिक भागों में होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। अर्थात पादप के जो कायिक भाग होते हैं उनमें होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। प्रवर्ध, पादप का वह भाग जो कायिक जनन में भाग लेता है उसे प्रवर्ध कहते हैं। अर्थात प्रवर्ध के रूप में जड़, तना, पत्ती आदि हो सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के दौरान समसूत्री विभाजन होने के कारण बनने वाली कोशिकाएं जनक के समान होती हैं। कायिक प्रवर्धन के दौरान समसूत्री विभाजन होने से बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वो जनक के समान होती है, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है। कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन जड़ द्वारा, बाय रूट, पादप की जड़ का प्रवर्ध के रूप में चयन कर उपयुक्त माध्यम में स्थानांतरित कर नए पादप का विकास किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादप की जो जड़ होती है उसको प्रवर्ध के रूप में काम में लिया जाता है और उसे उचित माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके द्वारा एक नया पादप तैयार होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं अमरूद, शीशम, डहेलिया आदि में जड़ द्वारा जनन होता है। दूसरा, अगर हम बात करें तने द्वारा, तो तना 3 प्रकार का होता है। पहला, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। ऐसा तना जो भूमि के अंदर की ओर पाया जाता है उसे भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत तने के रूपांतरण। ए है कंद द्वारा, बाइट्यूबर। इस प्रकार के तने में कलिकाएं या वर्ड्स पाई जाती हैं जिनसे अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होकर नए पादप का विकास होता है। उदाहरण के लिए आलू के अंदर जो है अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और आलू के अंदर जो गड्ढे होते हैं उन्हें आलू की आँख के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बी, प्रकंद द्वारा, बाय राइजोम्स। इस प्रकार के तने में गांठें पाई जाती हैं जिनसे अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। एग्जाम्पल के लिए हल्दी, अदरक, केला आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। हल्दी का पीला रंग करकुमिन वर्णक के कारण होता है। सी है सल्ककंद द्वारा, बाय बल्ब। इस प्रकार के तने में कलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। प्याज, लहसुन, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि जो प्याज होता है उसमें मूल पाई जाती है, तना जो होता है इसका डिस्क के रूप में होता है और ये सल्ककंद के रूप में इसमें भोजन संचित रहता है। डी, घनकंद द्वारा, बाय कॉर्म। इस प्रकार के भूमिगत तने में गांठें पाई जाती हैं जिनसे अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए देखें जमीकंद, अरबी। अर्थात इसके अंदर जो तना होता है वह ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है। ई, अंतर्भूस्थारी, बाइसकर्स। इस प्रकार के भूमिगत तने के वायवीय भाग के आधारीय भाग से अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए केला, क्राइसैंथेमम। बी, दूसरे प्रकार का जो था विसर्पी तने द्वारा, बाय क्रीपर्स स्टेम। ऐसा तना जो दुर्बल प्रकृति के कारण भूमि के सहारे लेटकर वृद्धि करता है। अर्थात ये जो तने होते हैं वो दुर्बल होने के कारण भूमि के सहारे वृद्धि करते हैं, उसे विसर्पी तना कहते हैं। विसर्पी तने के रूपांतरणों की अगर हम बात करें तो पहला है ऊपरी भूस्तरी, बाय रनर। इस प्रकार के तने हरे, कोमल एवं दुर्बल प्रकृति के होते हैं जिनमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। इन पर्व संधियों से ही अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए दूब घास, ऑक्सेलिस, मार्सिलिया, खट्टी बूटी, इनमें ऊपरी भूस्तरीय प्रकार का तना पाया जाता है। बी है भूस्तरीय, बाय स्टोलन। इस प्रकार के विसर्पी तने में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों से ही अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, मिंट आदि इसके उदाहरण हैं। भूस्तारिका, भूस्तरीय, बाय ऑफसेट। इस प्रकार के जलीय तने में केवल एक ही पर्व संधि पाई जाती है।
लेकिन तने के विभाजित होने से प्रत्येक खंड द्वारा नए तने का विकास होता है। उदाहरण के लिए जलकुंभी, आइकोर्निया। सी है वायवीय तने, एरियल स्टेम। ऐसे तने जो भूमि से ऊपर वायु के संपर्क में रहते हैं वायवीय तने कहलाते हैं। इस प्रकार के तने में प्रकाश संश्लेषण होने के कारण इन्हें पर्णाभवृंत भी कहते हैं, फाइलोक्लोड, जिनसे नए पादप का विकास होता है। नागफनी, ओपुंसिया, ग्वारपाठा, एलोवेरा। तीसरा जो है पर्ण द्वारा, बाइलीव्स, पत्तियों में कटान पाए जाते हैं जो भूमि के संपर्क में आकर अपस्थानिक कलिकाओं का विकास करती हैं। पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम। पत्र कलिकाओं द्वारा, बाइबुल्बिल्स। पादप में पाई जाने वाली पत्र कलिकाएं भी नए पादप का विकास करती हैं। अगेव, ऑक्सैलिस। टोटिपोटेंसी, पूर्ण सख्तता। पादप का वह भाग जिसमें संपूर्ण पादप को विकसित करने की क्षमता होती है उसे पूर्ण सख्तता कहते हैं। यदि पादप के कायिक भाग में पूर्ण सख्तता का गुण नहीं है तो उससे संपूर्ण पादप का विकास नहीं होगा। स्टेम सेल, मूल कोशिका। जंतुओं की वे कोशिकाएं जिनमें संपूर्ण अंग को विकसित करने की क्षमता होती है उसे स्तंभ कोशिका कहते हैं। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका, जंतुओं की वे कोशिकाएं जिनमें संपूर्ण अंग को विकसित करने की क्षमता हो उसे स्तंभ कोशिका कहते हैं। अर्थात जीवों के शरीर में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं जिसमें संपूर्ण जीव को विकसित करने की क्षमता पाई जाती है उसे स्तंभ कोशिका कहते हैं। बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक जलकुंभी आइकोर्निया को कहते हैं क्योंकि यह सुंदर पुष्पों के कारण जलकुंभी को बंगाल के जलाशयों में समाहित कर लिया गया था, लेकिन ये अल्प समयावधि में ही अपनी संख्या में वृद्धि कर संपूर्ण जलाशय की सतह पर फैल गई, जिसके कारण जलाशयों में O2 की कमी होने से जीवों की श्वसन क्रियाविधि बाधित हो गई। जलकुंभी अल्प समयावधि में संपूर्ण बंगाल के जलाशयों में फैलने के कारण इसे बंगाल का आतंक कहा गया। यह समस्या बंगाल की नहीं, संपूर्ण भारत की है। जैसा कि हमने देखा कि जो पादप हैं उनमें जनन जड़ द्वारा, जैसा कि हमने देखा कि जो डहेलिया का पादप है उसमें जड़ द्वारा जनन प्रदर्शित किया गया है। कंद द्वारा, अर्थात आलू में आँख समान संरचनाएं पाई जाती है और उनसे एक नया पादप तैयार किया जा सकता है। हमने पढ़ा प्रकंद, यह प्रकंद जैसे हल्दी, अदरक आदि में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। फिर है घनकंद, घनकंद जो होते हैं जमीकंद के रूप में हो सकते हैं। फिर है सल्ककंद, प्याज, यह है ऊपरी भूस्तरी। जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, पत्थर चट्टा और अगेव या बुलबुल में पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा जनन होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।